तो ब्रेक के बाद बाखबर में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सरकार के विस्तार के बाद असंतोष के सुर फूटना शुरू हो गए। बुंदेलखंड के प्रदीप लारिया के समर्थक भोपाल में आ गए, विरोध जताया। अगर हम इंदौर की बात करें तो वहाँ महेंद्र हांडिया के समर्थक, रमेश मेंदोला के समर्थक भी असंतोष जता रहे हैं। सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है। यशपाल सिसोदिया की बात करें, विरोध में है, उनके समर्थक भी। ऐसा भाजपा में पहली बार दिख रहा है जब सरकार में जगह न मिलने पर उनके कार्यकर्ता यानी बीजेपी के कार्यकर्ता और संबंधित विधायक के समर्थक खुलकर पार्टी के खिलाफ बोलने की बात कर रहे हैं। ये एक तरह से बीजेपी में पहला मौका है, संगठन के लिए पहला तजुर्बा है, और वो इस तरह का डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे, क्योंकि अब शक्ति की जुबान कोई भाजपा में समझ नहीं पा रहा है। योगीराज जी, मामला अब समझाने का है, मनाने का है और उसके बाद दंडित करने का भी है। क्या बीजेपी का जो नेतृत्व है उसमें इतनी क्षमता है कि वो जो लोग मर्यादा तोड़ अनुशासन की, उन पर कड़ी कार्रवाई करे, अनुशासन की कार्रवाई करे? आपकी राय? देखिए राघव जी, सबसे बड़े अभी दिक्कत क्या है, बीजेपी का संगठन कहें भले कि संगठन बेस्ड पूरा का पूरा कैडर बेस्ड पार्टी है, लेकिन सब संगठन इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है। और कोई संगठन में ऐसा कोई व्यक्ति इतना बड़ा नहीं है जिसकी बात को लोग सुनकर बैठ जाए, तो असंतोष तो ज्यादा बढ़ेगा और लगातार बढ़ेगा। अब ये इनकी काबिलियत पर डिपेंड करता है कि इस असंतोष को वो कैसे दूर कर पाते हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इसका तोड़ निकालना पड़ेगा। अभी तो ठीक है, चूंकि चंबल संभाग के आप 24 में से करीब 16 सीटें चंबल में की संभाग की हैं, तो इसलिए आपने चंबल को बैलेंस किया है। लेकिन आपको पूरा मध्य प्रदेश देखना है, ये अकेले ग्वालियर चंबल का मामला नहीं है। आपको विद्या भी देखना है, महाकौशल भी देखना है, मालवा भी देखना है। तो आपको कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन, आपको खासतौर से भाजपा का वो संगठन देखना है जो कभी पार्टी लाइन को तोड़ता नहीं था। खासतौर से कार्यकर्ता कभी पार्टी लाइन को नहीं तोड़ते थे, लेकिन अब कार्यकर्ता पार्टी के कम हो गए हैं, विधायकों के ज्यादा हैं, मंत्रियों के ज्यादा हैं, व्यक्ति आधारित संगठन ज्यादा हो चला है। अभी उस तरफ जा रहा है। मैं लौटता हूँ आपके पास। राकेश जी इस बारे में विस्तार से बताएंगे, क्योंकि उन्होंने लंबे समय से मध्य प्रदेश की राजनीति को देखा। मेरे ख्याल से कम 45 वर्षों से वो पत्रकारिता कर रहे हैं। राकेश जी, जो मध्य प्रदेश भाजपा की हालत है, क्या वो अभी जो असंतोष उपज रहा है उसको काबू में कर सकती है? क्योंकि लोग अब खुलेआम सोशल मीडिया में इस तरह की बातों पर अपनी राय को बहुत बेबाकी से रख रहे हैं और संगठन के खिलाफ बात कर रहे हैं। आपकी राय? देखिए, भाजपा की स्थिति आज कल के मंत्रिमंडल के विस्तार से ही देखी जा सकती है। 41% भाजपा पार्टी सीनियर कैंप से दी गई है। एक बड़ी पार्टी का 41% जाना बहुत बड़ी बात होती है। फिर भारतीय जनता पार्टी में आज उस हाइट का कोई नेता नहीं बचा है जो इसका सारे लोग सम्मान करते हैं। अब तो ये सबके सब जो है एक बारात हो गई है, इसमें कोई भी बड़ा आदमी नहीं है। छोकरों की बारात है और छोकरों की बारात में कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। पुरानी कहावत है कि नाई की बारात में ठीकरा कौन रखेगा? आपने मेरी बात को जो है सही शब्द दे दिया, इसके लिए धन्यवाद। आज स्थिति ये है कि कोई किसी की सुने तो क्यों, जब उसके लिए त्याग तपस्या लगती है। मैं इसी पर आपसे पूछूंगा कि क्या जो अभी भाजपा का संगठन है, भाजपा की सरकार है, क्या उसमें त्याग तपस्या वाले चेहरे आपको दिख रहे हैं, चाहे वो उम्र में कम हो या ज्यादा हो? क्योंकि अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे जी की, लंबे समय से वो प्रभार देख रहे हैं, क्या वो भाजपा के संगठन को समझ पाए? मुझे नहीं लगता कि प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष या प्रभारी जी को मध्य प्रदेश के जो पूरे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य है वो नाम से भी उनको याद हो। चूंकि त्याग तपस्या की आपने बात की है, इस पर की तपस्या और त्याग तब होगा जब आप लोगों को चेहरे से जानेंगे। अभी तो जानने की मजबूरी है जी। जब सारे निर्णय दिल्ली में होने लगेंगे तो प्रदेश में नेतृत्व बनेगा कैसे? पहले में सारे निर्णय दिल्ली में नहीं होते थे। यहाँ भी 2-3 बड़े नेता थे जो पूरे जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम तक लाने में काम करते रहे। उनके जाने के बाद कोई ऐसा व्यक्ति मध्य प्रदेश में पैदा नहीं हुआ या बनने नहीं दिया लोगों ने जिसकी बात सारे कार्यकर्ता माने। आज सारे के सारे तो एक समान है, एक कद के हैं। तो फिर जो जिनको सत्ता में जो लोग रहे उन्होंने ऐसा कोई कीर्तिमान नहीं बनाया कि लोग उन्हें श्रद्धा की नजर से देखें। बिल्कुल कद के बराबर भी है तो गहराई होनी चाहिए। सबको साथ लेकर चलने की जो बात होती वो नहीं। अब लोग
निजी रूप से देख रहे हैं, हमने पहले भी आपके साथ बातचीत में इस बात का जिक्र किया है कि भाजपा में आप पार्टी की चिंता लोग कम कर रहे हैं, खुद की चिंता ज्यादा कर रहे हैं, खुद का भला हो जाए उसके लिए पार्टी को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं लौटता हूं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धनंजय प्रताप भी टेलीफोन लाइन पर है। धनंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार राघवन जी, नमस्कार। बीजेपी बहुत लग रहा है कि सरकार बन गई है, शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया, 1-2 दिन में मध्य प्रदेश भाजपा में टीम वीडी शर्मा भी बन जाएगी। लेकिन हमें लगता है कि जो संगठन की दृष्टि से राकेश जी बात कर रहे हैं, योगीराज जी ने बात की है, गौरव जी बात कर रहे थे, बीजेपी अभी संगठन के लिहाज से, अनुशासन के लिहाज से और पार्टी के प्रति निष्ठा के लिहाज से हमें लगता है कि सबसे कठिन दौर में गुजर रही है। बातचीत में शायद मेरी बात से राकेश दुबे जी इत्तेफाक रखेंगे। मैं ये सवाल उनसे पूछूंगा, आपको लगता है कि बीजेपी का जो असंतोष है वो टीम वीडी शर्मा बनने के बाद थोड़ा सा संभलेगा या और भड़क सकता है? अभी तो राघवन जी, मुझे लगता है कि पहले जो है टीम जो शिवराज बनी है उसका विरोध थामा नहीं जा रहा है, संभल नहीं रहा है। आगे टीम बीडी जब बनेगी तब उसके बाद क्या स्थिति बनती है वो तो एक अलग बात है। लेकिन ये बात सही है, मैं अभी लगातार आपकी बात सुन रहा था कि पूरे मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जिस तरह का विरोध सामने आया है, मुझे लगता है ऐसा विरोध भाजपा में कभी टिकट वितरण के बाद भी सामने नहीं आया है। आज मैं अजय विश्नोई को सुन रहा था, उनने बड़ी बात बोली, बेबाकी से बोली कि मैं कहा कि समय मुझसे कुछ बड़ा करवाना चाहता है और मैं इसका फैसला 1 महीने में कर लूंगा। अब सोच लीजिए कि अजय विश्नोई जैसे परिपक्व नेता जो सिर्फ और सिर्फ भाजपा में ही रहे हों, अगर उनका ये स्टेटमेंट है कि समय उससे कुछ बड़ा करवाना चाहता है, तो समझ सकते हैं कि उनकी नाराजगी किस हद तक है और इससे क्या परिणाम। एक चीज जोड़ूंगा कि गौरीशंकर बिसेन भी बड़े नेताओं में रहे, क्योंकि वो आदिवासी इलाके से आते हैं और मंत्री रहे लगातार। अभी आपने विष्णु जी की बात की, वो युवा मोर्चे के अध्यक्ष भी रहे हैं और उस युवा मोर्चे के अध्यक्ष में शिवराज सिंह चौहान उनकी टीम में हुआ करते थे, नरेंद्र सिंह तोमर उनकी टीम में होते थे। अगर अजय विष्णु ये बात कह रहे हैं तो प्रदीप लारिया जो उनके समर्थक विरोध कर रहे हैं, या यशपाल सिसोदिया के समर्थक विरोध कर रहे हैं, या महेंद्र हाडिया के लोग आत्मदाह की धमकी दे रहे हैं, ऐसा जो राकेश जी भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि टिकट वितरण के समय भी इस तरह का असंतोष नहीं उपजाए, ये मामला बहुत गंभीरता की तरफ जा रहा है। निश्चित तौर पर राघवन जी, मामला बहुत गंभीर हो रहा है। और दूसरी चीज कि अभी आपने थोड़ी देर पहले जिस विंध्य इलाके का जिक्र किया था, तो स्वाभाविक है कि विंध्य के साथ तो बुरी तरह से अन्याय हुआ है। आप देखिए कि विंध्य इलाके में अपन रीवा और शहडोल संभाग दोनों को मिला दें तो वहाँ 30 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें भाजपा को एक तरफा विजय मिली थी 24 सीटों पर। अब अगर अपन उसमें बिसाहूलाल सिंह को की 1 सीट जोड़ लें तो 25 हो जाती है। तो आप ये बताइए कि जहाँ से 70 सीटें बीजेपी को मिली, वहाँ मंत्री कितने दिए बीजेपी को? जितने मंत्री पद के दावेदार थे, चाहे वहाँ से अपन गिरीश गौतम का नाम ले ले, राजेंद्र शुक्ला का नाम ले ले, नागेंद्र सिंह गुड़ का नाम ले ले, राजेंद्र सिंह नागौत का नाम ले ले, कुंवर सिंह टेकाम का नाम ले ले, राम लल्लू वैश्य का नाम ले ले, केदार शुक्ला का नाम ले ले, तमाम दावेदार खड़े रह गए, किसी को प्रतिनिधित्व मिला ही नहीं। वहीं आप देखिए ग्वालियर संभाग में एक बीजेपी के बड़े नेता ने मुझसे कमेंट किया कि ग्वालियर की हर गली में मंत्री मिलेगा अब आपको। तो आप सोच लीजिए कि सामंजस्य तो बन नहीं पाया है। एक जगह गली गली मंत्री और एक जगह बिल्कुल सुपड़ा साफ है। हाँ, एक जगह सुपड़ा साफ है। जब सामंजस्य और समन्वय बना नहीं है ना राघवन जी, सामंजस्य और समन्वय का अभाव है। और उसके साथ साथ जो राकेश दुबे जी कह रहे हैं कि कोई इतना कद्दावर नेता नहीं है जो जाके वहां खड़ा हो जाए, जो नारे लग रहे हैं, जो विरोध हो रहा है वो शांत हो जाए। मैं लौटूंगा आपके पास। गौरव जी, समय खत्म हो चला है, आपसे बहुत संक्षेप में टिप्पणी चाहूंगा कि ये जो मामला है समन्वय का और तालमेल का, ये कमजोर पड़ रहा है और बीजेपी को विरोध आने वाले दिनों में और तीखा झेलना पड़ेगा, आपकी राय? राघवन जी, अगर हम पिछले 10-12 साल के इतिहास को देखें भारतीय जनता पार्टी के, तो भारतीय जनता पार्टी में संगठन नाम की चीज कोई बची नहीं। सत्ता संगठन के ऊपर हावी हो गई थी। भाजपा पहले कार्यकर्ता आधारित पार्टी जरूर हुआ करती थी, लेकिन आज के दौर में अगर हम पार्टी को देखें तो पूरी की पूरी पार्टी नेताओं की पार्टी नजर आती है। आप कार्यकर्ताओं को अनुशासित कर सकते हैं, आप कार्यकर्ताओं से अपनी बात मनवा सकते हैं, लेकिन आप किसी नेता से नहीं मनवा सकते हैं। आज पार्टी में नरेंद्र सिंह तोमर, प्रभात झा, शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा और एक नए नेता के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का उदय हो गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरीके से इस बार अपने मन मुताबिक निर्णय करवा कर गए हैं, वो
पूरी पार्टी की जो परंपरा और प्रक्रिया थी उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और इन चीजों से जो नाराजगी उपजेगी, जो नेता अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर नाराजगी को बाहर उगलवाने का काम कर रहे हैं, उकसाने का काम कर रहे हैं, वो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। इसीलिए मैं आपसे बार बार ये बात कहूंगा कि जब तक पार्टी बड़े लेवल पर एक समन्वित प्रयास नहीं करेगी डैमेज कंट्रोल के, तब तक इस 24 उपचुनाव में सबसे बड़ा खामियाजा यहीं पर गौरव जी, दरअसल कई बार होता है कि टीम में लोग खराब खेल जाते हैं तो मिडिल ऑर्डर बड़ा स्ट्रांग होता है, और वो मिडिल ऑर्डर जो होता है वो सब खामियाजे को एक तरह से बैलेंस करता है और टीम को बचा के ले जाता है। भारतीय जनता पार्टी का जो मिडिल ऑर्डर था, यानी जो नेतृत्व की क्षमता रखने वाली थी, वो कड़ी कमजोर पड़ गई है। अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और प्रभारी वो इतने ज्यादा इस समय सेल्फ सेंटर्ड हो गए कि उनको पार्टी नजर कम आ रही है। जो कुछ उनका, जो आपने कहा कि पिछले 10-12 सालों में संगठन धीरे धीरे शून्य पर जा रहा है। समय खत्म हो चला है। अंतिम टिप्पणी में लूंगा योगीराज जी आपसे 2-3 वाक्यों में, क्या बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में संकट का समय है, मुश्किल के मैदान है? नहीं, बिल्कुल राघव जी, संकट का समय है। और आप ये देखिए कि पिछले 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें भी बीजेपी के हार का सबसे बड़ा कारण ये था कि असंतोष बहुत ज्यादा था। जो नेता इनके बागी हो गए थे उनको मना नहीं पाए थे, ये जो कार्यकर्ता असंतुष्ट हो गए थे उनको मना नहीं पाए थे। उसका परिणाम ये हुआ कि उनको 6 सीटों को गंवाना पड़ा और सत्ता गंवाना पड़ा। तो जो असंतुष्ट आपके पार्टी के जो लोग हैं, जिनको ये कहीं एडजस्ट नहीं किया जा रहा, आप उनको मना ही नहीं पाए। मतलब संगठन में कोई ऐसा आदमी नहीं था जो आगे आगे बात करे और जो बागी हो रहे उनको बैठा सके। बीजेपी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था। योगीराज जी, कह सकते हैं कि अगर आपने रूठों को नहीं मनाया तो दिक्कत आपको आ जाएगी। भले ही आपकी सरकार बनी रहे, लेकिन संगठन आने वाले दिनों में बहुत ही मुश्किल पैदा करेगा। समय खत्म हो चला है। चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। योगीराज जी आपका भी, गौरव चतुर्वेदी आपका भी, धनंजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और राकेश दुबे जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में से लिया। भाजपा सरकार में जरूर है, संगठन को युवा नेतृत्व मिला, लेकिन अभी जो उसके कल पुर्जे हैं वो बहुत ढीले हैं। आवाज पूरी पार्टी कर रही है, अनुशासन भंग हो रहा है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में पार्टी इसे कैसे संभालती है। बाखबर के इस रंग को समेटते हैं और आते हैं बाखबर के अंतिम रंग की तरफ। आज हम आपसे बात करेंगे फिर उसी बात पर, कोरोना की। दरअसल कोरोना की खबरें ही अब एक तरह का केंद्र बनती जा रही है, लेकिन इस बीच में एक और राहत की खबर है। कल हमने आपको बताया था कि कोरोना के चलते हार्ट अटैक के मामले 30% घट गए, लेकिन अब एक खबर जो दिन भर से चली थी आपसे शेयर करना ऐसी जरूरी, क्योंकि वो एक तरह से राहत वाली खबर है कि अब भारत भी इसका वैक्सीन बनाने वाला है और 15 अगस्त के आसपास इसका एक तरह से बाजार में आ जाएगा। ट्रायल होने के बाद ये वैक्सीन ICMR का भारत बायोटेक के साथ एक कोलैबोरेशन है, और अब ये ट्रायल में तेजी लाने की बात कह दी गई है। ICMR ने क्लिनिकल ट्रायल के लिए संस्थाओं को निर्देश भी दे दिए। 7 जुलाई से इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा, और ये भी कहा गया कि इसमें अब देरी नहीं होनी चाहिए, ताकि नतीजे आने के बाद 15 अगस्त तक वैक्सीन को लॉन्च किया जा सके। अंतिम परिणाम सभी क्लिनिकल ट्रायल पर निर्भर करेंगे, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि वो क्लिनिकल ट्रायल जो है काफ़ी सफल हो जाएगी। इसके बारे में ये भी कहा गया कि 12 संस्थाओं को ICMR ने चिट्ठी लिखी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र समेत 10 राज्यों में इसका ट्रायल किया जाएगा। 12 इंस्टीट्यूट में वैक्सीन का ट्रायल किया जाना तय हुआ है। पहले फेज का ट्रायल कामयाब रहा है और इंसानों के परीक्षण के लिए इसे हाल ही में मंजूरी मिली। तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कोरोना वायरस काबू में आएगा और लोग राहत की सांस लेंगे। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल की इस आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।